everyone, this is CSCS Tejal Katarian with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग यूनिट नंबर 3 पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का जो कि बात करता है बजट के बारे में, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि बजट यानी कि कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगा एंड कैसे उसको स्पेंड करेगा। एंड अगर ऐसा हुआ कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, तो किस तरीके से उसको फाइनेंस करने के लिए डेट का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट दैट इज बजट मेकिंग। उसके साथ साथ में कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे जाएगा एंड डेट को मैनेज कर कैसे किया जाएगा। सो ये है पूरा का पूरा यूनिट आप लोगों के सामने। वन बाय वन मैं आप लोगों को अगेन एमसीक्यूज लेक्चर्स के दौरान ही समझाते जाऊंगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बजट भी देखेंगे जो अभी बना हुआ है, वो बजट के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं और रियल बजट भी आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे जो आपकी किताबों में लिखा है वही वैसे ही आपको वहां पे भी दिखेगा। सबसे पहले तो समझो बजट क्या है। बजट बेसिकली इकोनॉमी कंट्री की प्रायोरिटीज को डिफाइन करके किस तरीके से कंट्री का ग्रोथ करने के लिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सही तरीके से अलोकेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या वेल्थ का, इनकम का, या फिर पीएसयूज का मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी चीजों को मैनेज किया जाता है थ्रू अ बजट। तो बजट इज नथिंग बट व्हाट, ये पूरे इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है। बट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे पैसा जाएगा, इट्स दैट सिंपल, वन लाइनर। और हर चीज को उन्होंने यही सेम लाइन को उन्होंने दो चार तरीके से समझाया है। पहले समझाया कि बजट एक स्टेटमेंट है जहाँ पे वेयर मनी कम्स फ्रॉम, वेयर मनी गोज टू, ये एक स्टेटमेंट दिया है। ये उसके बाद गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जहां पे हम लोग एस्टिमेट्स लगाते हैं कि कौन से एक्सपेंडिचर हम लोग करेंगे या कौन सा हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। एंड ये जो भी होता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है। यूजुअली इट्स फॉर फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। तो ये एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। अलोंग विद दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ शेड्यूल जो कि एक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बताता है, जो कि पूरे साल में खर्चा किया जाएगा, पूरे साल में कलेक्ट हो सकता है। अगेन इट्स अ एस्टिमेट। तो ये बजट को लेकर ही उन्होंने दो तीन डेफिनेशन दिए हैं। अलोंग विद दैट इट्स वेरी सिंपल दैट इट्स अ एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर अ फिस्कल ईयर। दैट्स इट ऑल अबाउट द बजट का मतलब क्या होता है। बजट बेसिकली, बजट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उससे पहले, बजट बिफोर आई गो अहेड विद द बजट स्ट्रक्चर, आपको ये पता होना चाहिए कि बजट जो बनाया जाता है वो बनता कैसे है। तो उसके बाद मैं उसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। हम लोग बहुत देखो, बजट यूनियन बजट भी होता है, स्टेट बजट भी होता है, लोकल बॉडीज का भी बजट होता है, बट हम लोग जिस बजट की बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो आपको समझना है कि यूनियन बजट बनता कैसा है, उसका एक प्रोसेस कैसे होता है। तो लोकसभा इन्वॉल्व है, राज्यसभा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये लिख दिया कि गवर्नमेंट जो प्रोसेस मतलब जो बजट बनता है वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस से बनता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच का मतलब, लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मतलब होता है एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट, आप जिसे बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं इस बजट के प्रोसेस में। तो बजट यूजुअली गवर्नमेंट में मेन जो हेड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है इस सारे प्रोसेस को। बट अलोंग विद दैट फाइनेंस मिनिस्टर जो है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नीति आयोग का भी थोड़ा बहुत कंसल्टेशन लेता है। ये किताबों में लिखा है। लेकिन जब आपने नीति आयोग वाला मतलब 10th चैप्टर पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी, तब आपने एक लाइन पढ़ी थी कि लिमिटेशन, मेजर लिमिटेशन ऑफ नीति आयोग की, उसको बजट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इसी की वजह से यहाँ पे शब्द की इस्तेमाल किया है कि जस्ट कंसल्टेशन किया जाएगा अदर मिनिस्ट्रीज के साथ, या अदर मिनिस्ट्रीज के साथ एंड मिनिस्टर्स नहीं, अदर मिनिस्ट्रीज के साथ एंड नीति आयोग के साथ। एंड ये पूरा कंसल्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ये सिर्फ कंसल्टेशन करता है लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं करता है, कहाँ पे कितना कैसे पैसा, ये सारी चीजें नीति आयोग नहीं डिसाइड करता है, इसलिए ऐसा लिखा है। एंड ये जो भी बजट प्रेजेंट किया जाएगा बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूव करके फॉर यूजुअली फॉर अ फिस्कल ईयर होता है। ये बजट को और एक चीज बोली जाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स बताए जाएंगे बिफोर आफ्टर लेट डाउन इट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये कहाँ लिखा है, ऐसे करना है सब कुछ, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बेसिकली हम बजट बनाएंगे, वो बनाने के बाद प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद टक 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 होगा, राज्यसभा में टेबल वगैरह बजेंगे,
सारी प्रोसेस होगी, वोटिंग वगैरह होगा, डिस्कशन होगा, हाथापाई होगी, डिबेट होगा, एंड देन उसके बाद फाइनली वो फाइनल बन के एनैक्ट हो जाएगा, एंड देन उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। बट ये प्रोसेस में दो चीजें समझो, कौन दो लोग इन्वॉल्व है ये पूरे प्रोसेस में। पूरा प्रोसेस कैसे होगा वो बहुत डिटेल में आगे है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट दो लोगों का है। एक है लोकसभा राज्यसभा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या डिसीजन मेकिंग पर्पस, एंड देन दूसरा जो रोल होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज का, गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्रीज का, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पूरा का पूरा। तो एक पास करेगा दैट इज पार्लियामेंट, एंड देन पूरा प्रोसेस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यूजुअली जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जाता है वो 1 फरवरी को किया जाता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है उससे पहले जो फेब आता है, उस फेब मंथ में बजट रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसका जो प्रिपरेशन होता है वो अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट होता है। मतलब क्या, ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 23-24 फिजिकल ईयर की मैं बात करूं, तो 23-24 ईयर का जो बजट होगा वो पूरे साल भर का, तो वो 1 फेब 23 को ही 23-24 मतलब पूरा फिजिकल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 मार्च 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का होगा। तो ये जो बजट का जो एस्टिमेशन है ये पूरा 1 फेब 23 को ही होगा। ये पूरा इस दिन डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन होगा वो अगस्त या फिर सितंबर ऑफ 22 को, अगस्त या फिर सितंबर 22 से ही स्टार्ट हो जाता है। सो 22 से स्टार्ट होगा, देन 23 में वो प्रेजेंट किया जाएगा 1 फेब को, एंड फाइनल होगा वो सारा जो भी होगा 1 फेब को, एंड देन आगे से वो अप्लाई होना स्टार्ट होगा। एस्टिमेशन होगा बेसिकली इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का। तो ये जो एस्टिमेशन होगा हम सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट जो बनाया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, या जो भी अथॉरिटीज है उनसे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली बजट जो है वो, बजट में बहुत सारी चीजें होती है। बजट में रिसीट एक्सपेंडिचर होते हैं 2 साल के। अलोंग विद दैट द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। उसके अलावा करंट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट भी होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है बजट 2 बार प्रिपेयर किया जाता है, एक 1 फेब को होता है और एक बीच में एक इंटरिम बजट भी आता है, कि पहले 6 महीने या 4 महीने 5 महीने में जो भी हुआ वो देखकर फिर वापस से रिवाइज एस्टिमेशन भी लेकर आते हैं। एंड अलोंग विद दैट जो भी एक्चुअल फिगर्स होती है करंट ईयर तक की वो भी होती है। तो इस तरीके से 2 बार बजट प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से यूजुअली जो इंटरिम बजट होता है उसमें आपको करंट ईयर की भी काफी सारी चीजें मिलेंगी। अदरवाइज आपको फाइनेंशियल ईयर का जो बजट होता है वो एस्टिमेशन बेस्ड मिलता है, प्लस प्रीवियस ईयर का जो डेटा होता है वो मिलता है। अगर आपको बजट देखना है कभी भी, तो आप जा सकते हो बजट, यहाँ पे एक वेबसाइट आपको मिलेगा indiabudget.gov.in पर। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, किस तरीके से बजट बनता है, समरी क्या है ग्रांट्स की, डिमांड फॉर ग्रांट्स कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच क्या दिया, बजट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करे, एक्सेट्रा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वन बाय वन कुछ चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये बजट पूरा प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर बजट आपको देखना है तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ये बजट है, कंसोलिडेटेड फंड आपको दिख रहा है, रेवेन्यू अकाउंट है, जो कि 22-23 के एक्चुअल्स पर है। उसके अलावा 23-24 का एस्टिमेट्स है, उसके रिवाइज एस्टिमेट्स है, एंड 24-25 के एस्टिमेट्स है। सो बेसिकली ये एक्चुअल एंड जो भी पुराना एक्चुअल एस्टिमेटेड, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कोई भी बजट में। पिछले साल का, करंट ईयर का, अगले साल का, सब कुछ मिलता है आपको बजट में। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंक्लूड करी जाती है कि किस तरीके से, देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बजट को बोला जाता है, या आप ये भी बोल सकते हो एनुअल फाइनेंशियल, क्या मतलब अभी जो आप लोगों ने ये देखा यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो भी बजट होता है। उसमें 3 हिस्से होते हैं एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आपके सामने है। इसके अलावा कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया, जो आपको आगे दिखेगा कहीं ना कहीं, होना चाहिए यहाँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे मिला आपको। कंसोलिडेटेड के बाद जो पार्ट 2 होता है वो होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। अगर कोई कंटिजेंसी आई तो हमारे पास कितना पैसा हम लोग रिजर्व करके रख रहे हैं। एंड उसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट, मैं अभी समझाऊंगी, लास्ट में वापस से आने ही वाला है, तो मैं एक ही बार में समझा देती हूँ। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट, हमारे जो यूजुअल जो पब्लिक होता है, पब्लिक का जो छोटा मोटा सेविंग्स होता है जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है, एंड देन गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर। यानी कि क्या, जैसे हम, मेरा प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है मैंने गवर्नमेंट के पास रख दिया, तो गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करेगा। सो गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर एंड देन कलेक्ट्स द मनी या स्पेंड द मनी वाला जो पूरा प्रोसेस होता है, एक्ट एज अ बैंकर होकर, वो सारा आता है पब्लिक ऑफ अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट में ये सारी चीजें आती है। कंटिजेंसी में जो भी अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो क्या होगा
होगा वो आता है। एंड कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है यूजुअली कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। इट्स नॉट बाय वे ऑफ रिएक्टिंग एज अ बैंकर और एक्टिंग एज अ बैंकर या लोगों से पैसा लेकर इन्वेस्ट करने वाली बातें नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या है एंड देन वो खर्चा कहाँ पे करेगा। तो ये पूरा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो तीन, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, इन सबका मिला के बनता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जिसे बोल सकते हो या फिर बजट जिसे आप बोलते हो। ये बजट जो होता है ये बजट बनने से पहले लेकिन आपको ये समझना है कि एक बजट स्पीच करके आता है। अभी जस्ट देखा आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे बजट स्पीच आया था, दिख रहा है यहाँ पे बजट, हाँ बजट स्पीच दिखा। तो ये जो बजट स्पीच होता है ये बजट स्पीच में यूजुअली क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं बजट स्पीच के। जो दो पार्ट होते हैं, बजट स्पीच इज बेसिकली द डिटेल प्रपोजल, मतलब बजट पास होने से पहले एक स्पीच दिया जाता है लंबा चौड़ा कि जिसमें बताएंगे कि हमारा टैक्सेशन ऐसा है, एक्सपेंडिचर वैसा है, ग्रोथ ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ जो बकवास करी जाएगी, बकवास नहीं मतलब जो सारी चीजें बताई जाएगी डिटेल में, वो होता है बजट स्पीच। तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, बजट पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं भूल गई कि मैं यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ बट इट्स ओके। पार्ट ए एंड पार्ट बी ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं उसमें से एक पार्ट में होता है कि जहाँ पे सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताया जाएगा या फिर गवर्नमेंट प्रायोरिटीज के बारे में बताया जाएगा, फंड रेज करना कहाँ से है, एलोकेट कहाँ पे किया जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ये होगा आपका पार्ट ए जहाँ पे आप आपके करंट सिचुएशंस पर डिस्कशन करोगे। एंड देन पार्ट बी आएगा जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्यूचर क्या पॉलिसीज होगी, हमारे डेवलपमेंटल मेजर्स कैसे होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पूरा जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर है, ये पूरा करंट सिचुएशन। तो ऐसे पार्ट ए एंड पार्ट बी ऐसे दो पार्ट्स बनेंगे बजट स्पीच के ही। तो ये बजट स्पीच का पहला स्टेप होगा बजट स्पीच। बजट स्पीच में सब कुछ बोला जाएगा। बजट स्पीच के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर हम स्टार्ट करें, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट होगा। ये याद रखना, ये तीन हिस्सों में पूरा आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर वाला पूरा अकाउंट बनाया जाएगा। बट अलॉन्ग विद दैट, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो ये जो लंबा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, तो अगर आपको ये लंबा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखना है तो ये भी मिल सकता है। जैसे कि ये देखो, ये की बजट डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, तो ये यही सेम लिस्ट आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए, देख सकते हो आप। पहले क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका पूरा बजट होता है ना, एक्सपेंडिचर अभी जो दिखाया मैंने, कंसोलिडेटेड फंड, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तीन इज नथिंग बट व्हाट योर, ये तीन इज नथिंग बट योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। सो बेसिकली डिमांड फॉर ग्रांट, देखो दूसरा वही मिलेगा आपको, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगर यहाँ पे जाओगे आप ऑनलाइन, कहाँ पे गया, यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप जाते हो, डिमांड फॉर ग्रांट्स यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे समरी ऑफ ग्रांट्स मिला यहाँ पे। तो अगर डिमांड फॉर ग्रांट्स देखते हो आप तो आपको मिलेगा एक स्टेटमेंट मिलेगा जो कि है, ओपन हो जा भाई, बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये ग्रांट का हाँ देखो, ये ग्रांट का एक स्टेटमेंट मिला कि क्रॉप हस्बेंड्री के नाम से आपने कितना ग्रांट दिया है, या एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास स्टेट गवर्नमेंट को कितना ग्रांट, यूनियन टेरिटरी को कितना ग्रांट। ये ऐसे छोटे मोटे नहीं, ये बहुत सारे ग्रांट्स है, देखो इतने सारे ग्रांट्स दिए जाते हैं, इतना सारा डेटा पूरा आपको मिलेगा। ये ग्रांट, ये मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना। बहुत सारे रेवेन्यूज, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपको एज ए बाय वे ऑफ अ ग्रांट दिए जाते हैं। तो ये जो ग्रांट वाइज दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट एक होगा। अलॉन्ग विद दैट तीसरा स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंस बिल एक होता है। फाइनेंस बिल इज नथिंग बट पूरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, अलॉन्ग विद द बजट के नंबर्स छोड़कर भी बहुत सारी चीजें होती है, उसके बारे में बात करी जाएगी। इसके अलावा एक एफआरबीएम, मतलब एफआरबीएम इज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003, एक एक्ट पास हुआ था जिसमें बजट को, जब बजट प्रेजेंट होगा तब दो चीजें और आती है जिसके स्टेटमेंट में जो इंक्लूड होनी चाहिए। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर इंडियन गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, एंड दूसरा होता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसीज पर गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट और एक इंक्लूड किया जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट अदर डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड करे जाएंगे, जो कि अदर डॉक्यूमेंट्स में आता है। ये सारी चीजें, एक्सपेंडिचर बजट, रेवेन्यू बजट, रिसीट बजट, बजट एट ग्लांस, बहुत सारे आउटकम क्या है, आउटकम बजट करके कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो आपने किया हुआ है पिछले साल का या इस साल का, तो उसको एक आउटकम, मतलब उसका आउटकम क्या निकला, उसको लेकर एनालिसिस किया जाएगा एक्सेट्रा। ये सारी
सारी चीजें होती है बजट आउटकम में, तो ये और भी अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करे जाते हैं। तो ये बेसिकली एक आउटकम डॉक्यूमेंट्स है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्या करेंगे वो आपको डाल देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स, और बजट डॉक्यूमेंट में वो ये 3 नाम दे देंगे और फिर नीचे लिखेंगे नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। व्हाई? बिकॉज सिर्फ ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, एंड देन उसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये 3 जो है ये पार्ट है इसके, लेकिन ये नाम नहीं लिखा और नन ऑफ द अबव लिखा तो फिर यू हैव टू सिलेक्ट नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव लिखा तो फिर यू मे सिलेक्ट द ऑल ऑफ द अबव। तो ये ध्यान रखना कि किसका पार्ट क्या है, ये केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेना। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो भी बजट होता है, ये बजट 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। एक बार तब किया जाएगा, मतलब 2 प्रेजेंटेड ट्वाइस का मतलब इसलिए है बिकॉज एक बार लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वापस लोकसभा में, फिर वापस राज्यसभा एंड देन लोकसभा। मतलब बेसिकली ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस समझो तब आपको ये लाइन का मतलब समझेगा। सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा में डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद लोकसभा एडजर्न किया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। लोकसभा एडजर्न किया जाएगा फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद डिमांड फॉर, मतलब बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, कमिटीज जो होती है उनसे ग्रांट लिया जाएगा। मतलब क्या, उनसे बात करी जाएगी, उनका सजेशंस लिया जाएगा, उनको कितना ग्रांट चाहिए, उनके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल लिया जाएगा, डिस्कशन होगा, मिनिस्ट्री वाइज देन वोटिंग किया जाएगा इन सारी चीजों पर, एंड देन लोकसभा के पास ये पावर रहेगी कि बाबा ये जो भी ग्रांट को लेकर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज ने बोला है उसको इंक्लूड करना है, रिजेक्ट करना है, वो देख लो। एंड देन उसके बाद जब ये सारी स्पीच वगैरह ये सारा हो जाएगा ना खत्म, फिर जाएंगे हम लोग एक बार राज्यसभा में। ये राज्यसभा में ये सारा स्पीच वाला मामला होगा। फिर इस स्पीच खत्म होने के बाद हम जाएंगे एफएम मिनिस्टर्स के स्पीच के बाद जाएंगे राज्यसभा में, जहाँ पे वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होगा। अगेन डिस्कशन किया जाएगा, फिर एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा कि जो ग्रांट मांगी गई थी ये कंसोलिडेटेड, हम लोग अथॉरिटी देते हैं कि हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब ही बजट से जो भी रेवेन्यू बजट में आ रहा है उससे गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर सकता है। इस बात का एक अथॉरिटी देने वाला जो बिल होता है उसे अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। ये अप्रोप्रिएशन बिल, अगर आप बजट स्पीच अगर देखते हो ना, ये बजट स्पीच है, निर्मला सीतारमन जी ने बनाया था, 1 Feb 24 का है ये, 24-25 के बजट का है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरे स्पीच में कहीं ना कहीं आपको अप्रोप्रिएशन बिल एंड में होता है ऑलमोस्ट, अप्रोप्रिएशन बिल टैक्स को लेके है सब कुछ, डायरेक्ट टैक्स, ये देखो वोट फॉर अप्रूवल ऑन द अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो पूरा पार्ट ए का ही पार्ट होता है, एंड देन उसके बाद ये अप्रोप्रिएशन बिल अथॉरिटी दे देता है उन सबको, मतलब राज्यसभा ने जो भी बोला है अप्रोप्रिएशन बिल के बाद कंसिडर करके एक फाइनल फाइनेंस बिल बनता है, जिसको यूजुअली अपोज नहीं किया जाता, कैन नॉट बी अपोज। एंड अलोंग विद दैट अदर एक मेमोरेंडम भी बनता है, मतलब जो इफेक्ट्स होंगे कंट्री के फाइनेंस पर, उन सारी चीजों को लेके जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो फाइनेंस बिल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। फिर उसके बाद उस पर एक वोटिंग होगा, वोटिंग को बुलेटिन बोला जाता है। बुलेटिन मतलब एक स्पेसिफाई किया जाएगा टाइम, उसमें ही आपको डिबेट करना है और खत्म भी करना है, तो उसे बुलेटिन बोलते हैं। एंड देन वो होने के बाद वापस जाओ आप राज्यसभा में, राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। 14 दिन में वो डिसाइड करेंगे कि उनको रिकमेंडेशन देना है नहीं देना है, विद और विदाउट रिकमेंडेशन, विद और विदाउट रिकमेंडेशन सारी चीजें डिसाइड होंगी। फिर लोकसभा को ये डिसाइड करना है वापस से कि जो राज्यसभा ने बोला उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, एंड देन उसके बाद फाइनली 1 Feb को वो फाइनल बजट पास होता है या एनेक्ट होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, लोकसभा राज्यसभा एंड देन लोकसभा फाइनलाइज्ड इट। सो इस तरीके से ये 2 बार पूरा प्रेजेंट किया जाता है। बट बेसिकली ये बहुत सिंपल सा फंडा उन्होंने एक लाइन बोल के खत्म कर दिया, दैट ये जो भी फाइनेंस बिल बनेगा उसके विद इन 75 डेज में, विद इन 75 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन आपको कंपलसरी फाइनेंस बिल जैसे ही आएगा 75 डेज में पूरा प्रोसेस खत्म करना ही पड़ेगा। ये पूरा खत्म करते वक्त आपको बुलेटिन वाला एक टाइम मिलेगा, राज्यसभा का 14 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका सारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इस दौरान एक 2017 के बारे 17-18 के बजट के बारे में एक ही पॉइंट स्पेसिफिकली बोला है दैट 17-18 का जो प्रेजेंटेशन किया था बजट का, तो वो फर्स्ट फेब को हुआ था एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इंक्लूड किया था रेलवे बजट का। रेलवे बजट भी एक होता है जहाँ पे जैसे रिसीट बजट होता है, एक्सपेंडिचर बजट होता है, वैसे रेलवे बजट को लेकर एक जनरली रेलवे से रिलेटेड चीज़ों का इंक्लूड किया, रेलवे का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सेट्रा, बहुत बड़ा सेक्टर है बिकॉज ये। तो रेलवे बजट इंक्लूड किया था 17 एंड 18 के बजट के बाद। तो ये रेलवे बजट का इंक्लूड या मर्जर कब से आया, रिफॉर्म कब से आया, 17-18 से आया। अब ये जो रेवेन्यू होते हैं, सोर्सेस होते हैं किस चीज के, मतलब गवर्नमेंट जब ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को पैसा लाना है एंड पैसा खर्च करना है, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगा, तो दो अथॉरिटीज इस पर ध्यान देती है। एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आएगा उसके लिए एक ये दो बॉडीज होती है जो कंट्रोल करती है। सो अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, देखो ये कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अकाउंट है, इसमें पहला है टैक्स रेवेन्यू, दिखेगा आप सबको। ये जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब ही क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट योर इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर कंट्रोल करेगा एक जन, और एक बॉडी होती है सीबीडीटी जो कि इनकम टैक्स पर कंट्रोल करता है। तो ये सारे जो भी टैक्स है, इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारा मिला के आपका एक टैक्स रेवेन्यू बनेगा। ये टैक्स रेवेन्यू आपका एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स से आया हुआ टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है कि करेंसी या मिंट करके या अदर फिजिकल सर्विसेज से, इंटरेस्ट रिसीट से, डिविडेंड से, या जो भी अदर सर्विसेज देकर जो भी पैसा कमाया, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मतलब ऐसा नहीं कि फूकट का मिलेगा, यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा लेकिन बहुत मिनिमल होता है। तो उसके थ्रू जो भी पैसा आएगा, या पुलिस सर्विसेज से, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, या रिकवरी से, जो भी ये सारे जनरल सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो भी पैसा मिलेगा, एजुकेशन का, हाउसिंग का, ब्रॉडकास्टिंग का, ये सारा पैसा आपको जाएगा एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू के हेड के अंडर। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू एक होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू। तो अगर मुझे समअप करना है इस बात को, तो मैं ऐसा कहूंगी कि रेवेन्यू रिसीट्स, देखो टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो रेवेन्यू से आता है एंड देन एक्सपेंडिचर होता है। मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स होता है पूरा बजट में एंड एक्सपेंडिचर होता है। तो जो रेवेन्यू होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू जो कि आपके सामने है। टैक्स रेवेन्यू इज नथिंग बट इनकम, जो भी इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी जिसको कंट्रोल करेगा, एंड दूसरा होता है कस्टम्स जिसको कंट्रोल करेगा यानी कि जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स रेवेन्यू हो गए आपके जो कि कंपलसरी हो गए। और दूसरा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी, पेनल्टीज, फीस, फाइन, सर्विसेज एक्सेट्रा, बहुत सारी ब्ला 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 ब्ला, लंबी लिस्ट आएगी आपकी। तो रेवेन्यू रिसीट्स दो हिस्से से, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, यही इधर भी आपको समझाया। देखो अब देखना, अब आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये। जो रेवेन्यू होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल्स द रेवेन्यू मैटर्स, एंड जैसे कि डायरेक्ट टैक्स के लिए एक है एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक है, नाम याद रखना। अब जो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है उसके, तो ये बेसिकली तुम्हारे रेवेन्यू रिसीट्स के टैक्स रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया। तो टैक्स रेवेन्यू एक होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू एक होता है, जो कि रेवेन्यू रिसीट से आता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट से दो तरीके के पैसा आएगा, एक तो टैक्स से, एक तो नॉन टैक्स से। एंड दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल जैसे आप अकाउंट्स में इन शब्दों का मतलब समझते हो, सेम कॉपी पेस्ट मतलब इधर भी है। तो कैपिटल रिसीट्स मतलब डेट रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स। अब सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू, देखो वही है, टैक्स रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे करता है। उसके बाद इंडिविजुअल जो पे करता है वो होता है टोटल इनकम टैक्स। उसके बाद वेल्थ टैक्स, यूजुअली वन जितना भी वेल्थ होता था उसको 1% टैक्स देना पड़ता था। मैं वेल्थ टैक्स रिटर्न भरती थी बट अब नहीं होता है। कस्टम ड्यूटीज होती है, एक्साइज ड्यूटीज होती है, जीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरीज होती है। तो ये सारे जितने भी टैक्स है, ये सारे कौन से हैं, टैक्स के तौर पे जो रेवेन्यू, मतलब टेरिटरी जो पास करते हैं। अब मेरे पास नहीं है वो रिसिप्ट, बट मैं जब दीव दमन गई थी तो एक टैक्स टेरिटरी का एक रिसीट दिया जाता था। टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज पे करते थे हम लोग, कुछ याद नहीं आ रहा अमाउंट एग्जैक्टली, बट 50 रुपए था या 200 रुपए कुछ तो था वो अमाउंट, याद नहीं है मुझे, ढूंढना पड़ेगा वो। बट हाँ, जब यूनियन टेरिटरीज क्रॉस करते हो तो एक टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारे आपके क्या आते हैं, टैक्स रेवेन्यूज आते हैं। ये जो टैक्स रेवेन्यूज आते हैं ये टोटल बेसिस पर रेवेन्यू है।
है ना? तो ये जो टोटल रेवेन्यू आता है आपका, ये जो टोटल रेवेन्यू आया है उसमें से स्टेट जो है वो अपना हिस्सा कट कर लेता है, मतलब स्टेट अपने अपने जो भी रेवेन्यूज है उसको हटा लेता है। एंड उसके अलावा एक एनसीसीडी करके, मतलब नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी करके एक फंड क्रिएट किया जाएगा, उसमें से जितना भी नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी आएगी, इसलिए जो पैसा सेट असाइड किया जाता है वो छोड़ने के बाद जो बनेगा ना वो नेट टैक्स रेवेन्यू होगा, वो गवर्नमेंट का क्या होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू होता है, जो कि सेंटर का होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सेंटर का होता है। तो इस तरीके से टैक्स रेवेन्यू होते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे इंटरेस्ट का पैसा मिला है, या डिविडेंड में या प्रॉफिट मिला है, पीएसयूज का, पीएसयूज के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी, आपको पता है। सो इंटरेस्ट का पैसा या अदर नॉन टैक्स रिसीट या यूनियन टेरिटरी से आया हुआ पैसा, ये सारा कौन सा है, ये सारा आता है रेवेन्यू रिसीट के हेड के अंडर। आई होप सो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग नाउ। उसके बाद आते हैं कैपिटल रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है दो तरीके से रिसीट्स का क्रिएशन, एक तो होता है नॉट डेट, दूसरा होता है डेट। बेसिकली शब्दों में बहुत कुछ है, जैसे डेट, कैपिटल रिसीट्स को नाम में ही सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। डेट ले रहे मतलब अपन ने लाइबिलिटी बढ़ा दी। एंड अगर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स बोलोगे तो इसका मतलब, अगर उसके एग्जाम्पल देखोगे तो समझ आएगा, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। सो बेसिकली यू आर directing or you are diluting or reducing your assets. सो बेसिकली अगर इसी में मैंने डेफिनेशन भी बता दिया कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा एसेट क्रिएट कर रहे हो जिससे या तो आपकी मतलब ऐसा पैसा कैसे पैसा क्रिएट, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि आप ऐसा पैसा क्रिएट कर रहे हो या ऐसा पैसा कलेक्ट कर रहे हो जिससे या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट घटेगा, या तो लाइबिलिटीज बढ़ेंगी या तो एसेट घटेगा। उस पैसे को क्या बोला जाएगा, कैपिटल रिसीट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एडवांसेस दिए थे किसी को गवर्नमेंट ने, वो रिकवर कर लिए, तो अभी पैसा आया है इसका मतलब है, लेकिन आपके पास जो एसेट के नाम पे था, देखो कंसोलिडेटेड फंड या एनुअल बैलेंस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बैलेंस शीट जैसे नहीं, एसेट लाइबिलिटीज के फॉर्म में नहीं दर्शाई जाती। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एडवांस दे रहे हो तो आपके बैलेंस शीट में तो आप एज एसेट दिखाते हो ना। तो जब आपको पैसा मिल गया यानी कि आपको कैपिटल रिसीट हो गया, पैसा मिला मतलब या एसेट कम हो गया या डिसइन्वेस्टमेंट किया। जैसे मेरे पास एज मतलब गवर्नमेंट के पास आईआरसीटीसी के जो शेयर्स थे वो पब्लिक को बांट दिया, तो मैंने बाय कर लिए वो शेयर्स, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग था वो कम हो गया आईआरसीटीसी, मतलब एसेट कम हो गया लेकिन पैसा मिला उसके बदले में। सो दैट इज अ कैपिटल रिसीट। सो जिसकी वजह से एसेट कम होता है या तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा। लाइबिलिटीज बढ़ना मतलब लोन लेना मार्केट से, ट्रेजरी बिल्स का बोरिंग करना, स्मॉल सेविंग मतलब एनएससी, जैसे फॉर एग्जांपल एनएससी जो पोस्ट में जाके करते हैं, प्रोविडेंट फंड, एक्सटर्नल डेट्स, अदर रिसीट्स, ये सारे जिससे आपको बोरोइंग्स करने की वजह से आप पे लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ये सारे आते हैं आपके डेट कैपिटल रिसीट्स में। आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट कैपिटल एसेट्स एंड नॉन डेट कैपिटल एसेट्स। ये सारा जो भी पढ़ोगे ये वापस से ऊपर जो लिखा था उसी का रिपीटिशन किया है, एक बार रीड कर लेना। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है, एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें एग्जाम में आ सकती है। तो केयरफुली अंडरस्टैंड किसमें क्या आता है, किसमें क्या छोड़ना है। उसके बाद बात करेंगे एक्सपेंडिचर पे। ये तो हो गया तुम्हारा रेवेन्यू का पार्ट, ठीक है, ये सारा क्या था, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जो जो डेट रेवेन्यू है, नॉन डेट रेवेन्यू है। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू आपका हो चुका है। आगे बात करेंगे, ये तो रेवेन्यू हो गया, अगली बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। अब पैसा तो आ गया, अब खर्च कहाँ करना है, तो गवर्नमेंट खर्च करेगा, लेकिन वो कभी कभी प्लान तरीके से करता है, कभी अनप्लान तरीके से करता है, कहीं डेवलपमेंट के लिए, कहीं नॉन डेवलपमेंट के लिए, एक्सेट्रा वैसा खर्च होता है। लेकिन ये जो खर्चा किया जाएगा अगेन रेवेन्यू एंड कैपिटल वे से किया जाएगा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बिग शॉट खर्चा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटा मोटा रोज डेली बेसिस पे जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू खर्चा। अब ये जो खर्चा किया जाएगा, इस खर्चे के पीछे हम लोगों को क्या अचीव करना है, हम लोगों को किस पे फोकस करना है, वो सारी चीजें पहले समझो। तो एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट व्हाट, कि कितना कौन से प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो कि हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे, हमारा खर्चा मिनिमम हो और आउटकम हमें अच्छा मिले। तो बट ये ध्यान रखना, जब भी खर्चा होगा, जब भी एक्सपेंडिचर होगा, तब डेफिसिट क्रिएट होगा। बिकॉज एक्सपेंडिचर क्रिएट हुआ, उतना रेवेन्यू नहीं आया, तो फॉर श्योर क्या क्रिएट होने वाला है, सबसे पहला तो लार्जर डेफिसिट क्रिएट होगा। दूसरा, टैक्सेशन लेवल पर असर होगा। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा,
रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, डेट बर्डन फ्यूचर का तो नहीं बढ़ रहा है ना। ये सारी चीजों का, ये सारी चीजों पे जो इफेक्ट होता है उसको भी पूरा मॉनिटर, क्या बोल सकते हो, मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। कि जो डिपार्टमेंट, एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है, और इसके लिए आपको इन नीचे दिए हुए चीजों कर आपने आप रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब क्या कि आप ये देखो कि जो भी खर्चा हो रहा है उसमें सारा मॉनिटरिंग हुआ या नहीं, उसका ऑडिट हुआ या नहीं, या जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने थे रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन ने दिए थे या सेंट्रल पे कमीशन ने दिए थे वो किए हैं या नहीं किए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स बने या नहीं बने, कॉस्ट कहाँ कहाँ गया, प्रोसीजर सिस्टम क्या क्या है, टोटल असिस्टेंस देना, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगेन कौन, ये वाला डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से वो ऊपर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा ये जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें एक प्री बजट सेशन होते हैं। प्री बजट सेशन में जो मीटिंग्स होती है उसमें जो हेड होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, वही चेयर्ड बाय, मतलब लीड बाय, जो लीड करने वाले होते हैं प्री बजट मीटिंग्स को, वो यही होते हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वाले। और वो एक एक्सपेंडिचर प्रोफाइल देते हैं, किसे देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे, जो कि अप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है ये सही है ये गलत है। तो पहले क्या होगा, पहले स्पीच होने से पहले जो प्रिपरेशन फेज होता है वहां पे डिपार्टमेंट जो होता है, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरा एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बनाएगा, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने देगा, फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा, एंड देन ये फिर उसके बाद बजट वाला पूरा प्रोसेस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आपको समझना है कि इस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाएगा, एक्सपेंडिचर प्रोसेस चलेगा। ये जो एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे कि पहला एक्सपेंडिचर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये सारा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट को लेकर है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या, कि सेक्टर स्कीम्स को लेकर, या फिर जो एक्सपेंडिचर होगा सेंटर्स को लेकर, यानी कि जैसे हम लोग चंद्रयान या अभी आदित्य, या मतलब आदित्य जो उन्होंने ये किया था, रॉकेट छोड़ा था, जाके हम लोग सूरज पे जा पाए, चांद पे जा पाए, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, ये सारी चीजों को लेकर जो सेंटर्स बनेंगे, रिसर्च सेंटर्स बनेंगे, या कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर्स बनेंगे, इन सब पे जो खर्चा होगा, या ऑटोनॉमस बॉडीज जो बनती है उनका जो खर्चा होता है, या फिर जैसे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, वो सारा एक खर्चा होता है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे स्कीम्स, गवर्नमेंट सुकन्या समृद्धि और ये पता नहीं कितने लंबी लिस्ट होती है स्कीम्स की, या फिर फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर करते हैं, स्टेट वाइज जो पैसा ट्रांसफर करना है, ये सारा इंक्लूड किया जाएगा, ये सारे ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से सारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अब बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर होगा, ये एक्सपेंडिचर प्लान्ड हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सपेंडिचर होने की वजह से अब 2 4 चीजें क्रिएट हो सकती है। मतलब क्या, कि ये जो एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स के बाद आपको एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपके बजट बनेंगे। मतलब क्या, कि आपका अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिसीट्स, तो आपके पास डेफिसिट क्रिएट होगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर कम है एज कंपेयर टू रिसीट, तो आप सरप्लस में हो। दोनों सेम है तो आप बैलेंस बजट पे हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि डेफिसिट ही क्रिएट हो, जो कि इंडिया के केस में हमेशा आपको दिखाया था मैंने, निगेटिव ही होता है हमेशा। तो ये जो डेफिसिट बजट होता है जो कि निगेटिव होता है, ये जो डेफिसिट है इसको बैलेंस आउट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हमेशा काम में जो आता है वो होता है पब्लिक डेट। अब ये जो पब्लिक डेट होता है ये या तो इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है। मतलब घर के लोगों से पैसा लेना, डोमेस्टिक इज इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है कि आपने बाहर वालों से पैसा लिया, यानी कि कंट्रीज के बाहर जाकर पैसा ले रहे हो आप। तो बेसिकली डेट फाइनेंसिंग करना इज, या डेट मैनेजमेंट करना इज नथिंग बट व्हाट, जहाँ पे ये जो पब्लिक होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये भी पब्लिक है, ये सारे पब्लिक है, ठीक है, ये सारे पब्लिक का जो पैसा है, ये पब्लिक का पैसा लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट एज बाय वे ऑफ अ लोन, मोबिलाइजेशन करेंगे सेविंग का बेसिकली वो लोग, एंड देन एज अ लोन लेंगे, और फिर गवर्नमेंट उसको रीपे कर देगा फ्यूचर डेट पे अलोंग विद द इंटरेस्ट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड बट ये ध्यान रखो, ये डेट लेकर आपको रीपे करना,
बट इट्स नॉट काइंड ऑफ अ वन टाइम एक्टिविटी, बिकॉज हर मंथ कहीं ना कोई अमाउंट ड्यू होने वाला है। तो इसको फाइनेंस करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, या तो नए बॉन्ड्स लेकर आएगा और उनको सेल कर देगा, या फिर ऑफ होल्डर्स मैच्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं उनके प्रोसीड्स, मतलब बॉन्ड सेल करके जो प्रोसीड्स मिले हैं आपको, उन प्रोसीड्स का इस्तेमाल करके डेट रीपे होगा। तो ये बॉन्ड सेल करो, या तो फिर जो रिडीम करके जो पैसा मिलता है, जो शायद किसी और ने हम लोगों को, मतलब हम लोगों से जो सेल किए होते हैं, या एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है मैच्योरिटी के बाद हम लोग जो पैसा मिलता है हम लोगों को, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक लेता है हम लोगों से बाय वे ऑफ अ डेट, तो ये सारे प्रोसीड्स होते हैं ऑफ होल्डर्स वगैरह, ये कॉन्सेप्ट अलग है। बट हाँ ठीक है, ये जो जो प्रोसीड्स, इनसे जो प्रोसीड्स हमको आते हैं, पैसा जो आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू रीपे द लोन्स, या टू रीपे द एक्सपेंडिचर, या टू मैनेज द डेट। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट का, जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने डेट लिया भी है, तो आपका जो बोरोइंग कॉस्ट होगा ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट, वो सबसे लोएस्ट लेवल पर आप कैसे लेकर आ सकते हो। एंड किस ये सारी जो भी पब्लिक डेट मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीजों को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिजिकल एंड मॉनिटरी अथॉरिटीज की होती है। फिजिकल अथॉरिटी इज नथिंग बट व्हाट, गवर्नमेंट, एंड मॉनिटरी इज नथिंग बट व्हाट, आरबीआई। तो इनकी अथॉरिटीज होती है, इन अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसके थ्रू वो देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी को, मतलब डेट को मैनेज किया जाए, कि कितना डेट है, क्या मैच्योरिटी पैटर्न क्या है, या इंटरेस्ट रेट कितना है, रिडम्पशन कितना है, अमाउंट का है, पैसा कितना है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ देखकर फिर वो मैनेज करते हैं। तो ट्राई करेंगे कि हम लोग, हमारा जो बोरिंग कॉस्ट हो वो सबसे लोएस्ट लेवल पर हो। एंड इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज नथिंग बट व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक रिस्पॉन्सिबल चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इसमें जो बजट वाला जो डिवीजन होता है वो सारी ये सारी चीजों को मैनेज करता है। तो दिस इज हाउ वी मैनेज द डेट। सो ये डेट मैनेज करते वक्त जो डिवीजन लिखा हुआ है ना उन्होंने, बजट डिवीजन, तो ये बजट डिवीजन इज नथिंग बट व्हाट, आरबीआई का बजट डिवीजन का जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है, उसमें दो तरीके से चीजें देखी जाएंगी। एक होता है, देखो दो दो डेट्स है, एक है इंटरनल डेट, ठीक है, इंटरनल डेट होता है, एक होता है एक्सटर्नल डेट। ओके, तो ये जो डेट मैनेजमेंट हो रहा है इंटरनल का एंड एक्सटर्नल का, इसमें दो दो है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो मैनेज किया जाएगा उस डिपार्टमेंट का नाम है इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये दिख रहा है तुमको, ऑफ आरबीआई। तो ये जो आरबीआई का इंटरनल आईडीएमडी, आरबीआई से जो मैनेज किया जाएगा वो होगा इंटरनल डेट, एंड एक्सटर्नल डेट वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो मैनेज करता है। ये याद रखना, डेट मैनेजमेंट, इंटरनल डेट मैनेज करना है तो उससे रिलेटेड आईडीएमडी होगा, एंड एक्सटर्नल अगर मैनेज करना है तो एमओएफ होता है। तो ये दो डिपार्टमेंट, ये याद रखना, बेसिकली आईडीएमडी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 28 स्टेट्स का पैसा एंड यूनियन टेरिटरीज का पैसा, पूरा पैसा जो भी मैनेज किया जाएगा डेट मैनेजमेंट में, मतलब ये जो डेट से जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो आईडीएमडी मैनेज करेगा। इसके लिए और एक चीज आई थी, 1997 में आरबीआई ने शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए ट्रेजरी बिल्स लाए थे, 3 मंथ्स, जो हम लोगों को पता है ना, वो आए थे फॉर्म ऑफ, एक्चुअली इसको वेज एंड मींस ऑफ एडवांसेस टू ब्रिज द टेम्पररी मिसमैच ऑफ कैश फ्लोज। टेम्पररी बेसिस पर अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करना होगा तो ये 3 मंथ्स का क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट आया, बेसिकली ट्रेजरी बिल्स, 90 डेज टी बिल्स वगैरह आप लोगों ने सीखा होगा वो, तो वो आया था 1997 में ऑल्सो। इसके अलावा एक्सटर्नल डेट मैनेज कौन करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सटर्नल डेट के लिए हमारे पास इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है, एमओएफ का। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, एमओएफ से पहले आप लिखो इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो मैनेज किया जाता है, ये कौन मैनेज करेगा, ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करेगा, एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट पूरा उनसे होगा। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि जब भी आप लोग डेट मैनेजमेंट करते हो, बिकॉज ये सारी चीजें डेट एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, हम लोग एक्सटर्नल डेट में बाहर वालों से पैसा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा $1 इक्वल टू या $100 इक्वल टू, ये जो भी इंडियन रुपीज के साथ जो भी हमारा वैल्यू करेंसी रेशो है, ये हिलने वाला है। तो जितना ज्यादा डेट, जितना ज्यादा रीपेमेंट करने का सिचुएशन, उतना ही ज्यादा रिस्क एसोसिएट होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी करेंसी की वो डेप्रिशिएट होने वाली है। क्यों? क्योंकि करेंसी डिनोमिनेशन जो है, मतलब करेंसी, बाहर वालों की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, वी हैव टू पे देम, सो जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो होगी वो घटेगी, डेप्रिशिएट होने वाली है। तो ये याद रखना।
इसके अलावा और एक डिपार्टमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलरेडी हमने देख लिया एक आईडीएमडी डिपार्टमेंट, दूसरा हमने देखा इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, ठीक है, पीडीएमसी, जो कि 2016 में आया था। ये अगेन इकोनॉमिक अफेयर्स का ही डिपार्टमेंट है जो कि मीडियम टर्म डेट के लिए ज्यादा करके तो पूरा फोकस करता है। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, इकोनॉमिक अफेयर्स का ही एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? पीडीएमसी, जो कि क्या करता है, मीडियम टर्म लोन के लिए, मीडियम टर्म लोन या मीडियम टर्म डेट का मैनेजमेंट करता है। तो ये इसके लिए एक जो डिपार्टमेंट है वो पीडीएमसी है, ये याद रखना। तो ये कौन क्या मैनेज कर रहा है उतना याद हो गया, बहुत हो गया आप लोग के लिए, बात बन जाएगी फिर उससे। उसके बाद देखो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा इंक्लूड किया है, बाकी की सारी चीजें बार बार सेम स्टेटमेंट रिपीट किया है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। दूसरा ये जो सामने जो कट किया है ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि ये नंबर्स आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो आगे आपको समझना है, एक बहुत अच्छा फैसिलिटी लाया था गवर्नमेंट ने, यानी कि आरबीआई ने, ऑन 5 जनवरी 2021, जो कि है आरबीआई रिटेल फंड, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। मतलब क्या क्या होता है, हम लोग को ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट में हम लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा कैसे लगाएं, बट वी डोंट नो, बट वी डोंट नो दैट कि हम लोगों ने जो पैसा हम लोगों को जो पैसा लगाना है वो बॉन्ड मार्केट में अगर लगाना है, या ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, ट्रेजरी टी बिल्स पे पैसा लगाना है, तो कैसे लगाए या आरबीआई के थ्रू कैसे जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए, रिटेल, आरबीआई रिटेल, मतलब जो नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली पैसा लगाएंगे टू एक्सेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट वेरी इजीली। ये सारा कब से आया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑल्सो, ये कब से आया था, 5 जनवरी 2021 को आया था आरबीआई डायरेक्ट रिटेल। तो ये कब अनाउंस हुआ था ये याद रखना, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना इसका, बिकॉज जब भी कभी आपका जब पोर्टफोलियो बनाओगे तब थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा होना चाहिए, तो इसीलिए आप ये स्कीम जरूर देखना। इसके अलावा अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के छोटी छोटी चीजें उन्होंने दी हुई है बजट से रिलेटेड, बजट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला है, ये जो तीन है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहला बैलेंस बजट, बैल बैल होगा दोनों का। दूसरा होगा सरप्लस बजट, यानी कि रिसीट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर से। तीसरा होगा बजट डेफिसिट, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिसीट्स। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिसीट्स, और जब आपका बजट डेफिसिट क्रिएट होगा, तब डेफिसिट बजट इंक्रीज द लायबिलिटी, और द देखो बजट डेफिसिट को आप कैसे रिफाइनेंस करोगे, बोरोइंग्स के थ्रू। बोरोइंग लिया मतलब ही आपने लायबिलिटी बढ़ा दिया, या तो आप रिजर्व को घटा देना, दोनों में से एक ही होगा जब आपको बजट डेफिसिट को मतलब कोप अप करना है या आपको नेट ऑफ करना होगा, तब दो ही चीजें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो रिजर्व्स घटेंगे। उसके अलावा कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या है, या तो तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो एसेट घटेगा, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। एंड रेवेन्यू रिसीट्स मतलब ना ही तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही तुम्हारा कोई एक्सपेंडिचर मतलब एसेट रिडक्शन हो रहा है, तो ये लायबिलिटी क्रिएशन है ना एसेट रिडक्शन है, तो फिर आपका वो सीधा सीधा रेवेन्यू रिसीट होगा। या अगर ऐसा है, इसके लिए देखो, इसके लिए ना एक मिनट, अगर ऐसा सिचुएशन है देखो, या तो अगर कैपिटल रिसीट्स है तो या तो आपका एसेट घटेगा, मैंने आपको बताया नॉन डेट रेवेन्यूज, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, तो ये या तो एसेट घटेगा या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी। अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करो तो ना ही एसेट क्रिएट होने वाला, ना ही आपका कोई एसेट के साथ रिडक्शन है और ना ही आपकी लायबिलिटी क्रिएशन है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो उल्टा होगा, यानी कि क्या, एसेट क्रिएट होगा। कैसे एसेट क्रिएट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट मैंने कि एज अ गवर्नमेंट किसी और को लोन दिया तो मेरा एसेट क्रिएट हो गया एज अ गवर्नमेंट, तो या तो एसेट क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी घटेगा, जो अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ तो। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ना एसेट पे ना लायबिलिटीज पे असर होगा। तो ये बेसिक आपको समझना है किसका मतलब क्या है, तो ये चार्ट याद रखना जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी। ये चार्ट से भी, और एक दूसरा भी चार्ट दूसरे तरीके से समझाया है मैंने, ये एसेट क्रिएट होना, लायबिलिटी क्रिएट होना या एसेट घटना, इधर कुछ भी नहीं होना, इधर ना लायबिलिटी ना एसेट पे असर होना, इधर एसेट क्रिएट होना लायबिलिटी घटना। तो ये आप जिस भी तरीके से याद करना चाहो याद करो, रट्टा मारो मत, लॉजिकली याद हो जाता है। इसके बाद ये जो चार कॉन्सेप्ट है, इसके बाद और एक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हाँ एग्जाम्पल याद रखना, जैसे लैंड ले लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड ले लिया, तो एसेट क्रिएट किया आप लोगों ने।
तो एसेट क्रिएट होगा, या तो फिर अगर आपने लोन दिया, किसी को एडवांस दिया, तो आपने क्या किया है, अगेन एसेट ही क्रिएट किया है। या तो अगर आप लोन रिपे कर रहे हो तो लाइबिलिटीज घटा दोगे। उसके अलावा व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू योर रेवेन्यू, तो आप एक डेफिसिट में क्रिएशन करते हो, मतलब डेफिसिट क्रिएट होता है। तो ये जो ये जो डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ये एक चार्ट है अच्छे से आपके सामने। अगर रेवेन्यू बजट की मैं बात करती हूँ, जैसे एक रेवेन्यू बजट होता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होगा, मतलब एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिसीट तो। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, तो आपका कैपिटल डेफिसिट क्रिएट होगा। और इन दोनों का एडिशन, मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल डेफिसिट का एडिशन इज नथिंग बट योर टोटल ओवरऑल बजट डेफिसिट होगा। अब इस टोटल ओवरऑल बजट डेफिसिट में से जब बोरोइंग्स घटा दिया जाएगा, तब आपका फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होगा। फिस्कल डेफिसिट को लेकर बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो कि हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया कि ये जो बजट डेफिसिट है उसमें से बोरोइंग्स घटा दो, आपका फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होगा। बट बजट डेफिसिट आया कहां से रे? आपके जो भी रेवेन्यू थे उससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड मतलब रेवेन्यू जो रिसीट्स थे एंड कैपिटल रिसीट्स थे उससे, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो उसी को लेकर उन्होंने बस तोड़कर फॉर्मूलाज बना दिए हैं। देखो फिस्कल डेफिसिट के पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको समझ गया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। ये भी आपको समझ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है वो। सो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट व्हाट, देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जहां पे आप टोटल एक्सपेंडिचर लोगे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो, एंड टोटल रिसीट्स लो। टोटल रिसीट्स मतलब रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। बट ये जो आपके कैपिटल रिसीट्स होते हैं जिसमें आप बोरोइंग्स यानी कि डेट रिसीट्स जो आप इंक्लूड करते हो उसको हटा दो। सो बेसिकली कैपिटल रिसीट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट रिसीट्स आपको लेने हैं। इट्स दैट सिंपल फॉर फिस्कल डेफिसिट। यही सेम फॉर्मूला को कितनी बार किस अलग अलग एंगल से लिखा है देखो। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट दोनों का एडिशन कर दिया, वही मैंने बताया आपको इसका फॉर्मूला। एंड इसका फॉर्मूला ये है जिसमें से आप बस क्या हटा दो, बोरिंग्स को हटा दो। या फिर आप एक काम करो, आप पहले रेवेन्यू डेफिसिट ढूंढो और दूसरी तरफ आप कैपिटल डेफिसिट ढूंढो, बस उसमें से बोरिंग हटा दो। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये देखो इधर ही बता रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट को माइनस करो, ये दिखा तुमको रेवेन्यू डेफिसिट, यस। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट को माइनस करो, ये दिखा तुमको कैपिटल डेफिसिट, तो तुम्हारा बजट डेफिसिट आया। उसमें से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करो, मतलब बोरोइंग हटा दो, तो फिस्कल डेफिसिट आ गया। तो ये डायग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट सुपर, मतलब आपको ये डायग्राम समझ गया तो बात खत्म हो गई, ऐसा है। और फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है वो हटा दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो देख फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है पहले, fiscal deficit when the government's non-borrowed receipts fall short of its expenditure, ठीक है, एक्सपेंडिचर से कम है रिसीट्स, बट जिसकी वजह से हम लोग बोरो कर रहे हैं पैसे को। बट हम लोगों को ये देखना है फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर जिसमें हम लोग बोरोइंग्स को हटा देंगे। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा एग्जैक्टली बोरोइंग्स नॉट डेट, डेट को अगर हटा दोगे तो फिर कितना डेफिसिट है हमारे पास, वो सिचुएशन देखना इज नथिंग बट। सारे फॉर्मूलाज का मतलब एक ही है, सेम फॉर्मूलाज है सारे, बस अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। एंड जिसको हम बोरोइंग से, डेफिसिट को हम बोरोइंग से ये कर रहे थे क्या, नेट ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी, मतलब एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग्स लेते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब हम लोग जो डेट ले रहे हैं उसमें से बहुत सारा पार्ट हम लोग इंटरेस्ट, पुराने डेट्स का इंटरेस्ट पे करने के लिए डाल रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पुराने डेट्स का जो इंटरेस्ट पेमेंट है अगर वो हम लोगों को ना करना पड़े तो हमारा कितना ज्यादा डेफिसिट है। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज गिविंग एन एस्टिमेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर ओवर करंट रेवेन्यूज बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को हटाकर जो फिस्कल डेफिसिट आएगा वो होगा तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट। सो नेट interest liabilities, that is interest payment minus interest receipts by the government for the domestic lending is your primary deficit। तो primary deficit का सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद फिस्कल फाइनेंस बिल एक होता है, फाइनेंस बिल इज नथिंग बट क्या, जहाँ पे आप यूनियन बजट एक प्रिपेयर करोगे और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करोगे, और एक फाइनेंस बिल पहले होता है फिर उसका बजट बनता है।
तो इसके बाद एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट इज नथिंग बट जो आपने प्लान किया था उसमें से आपके प्लान में से कितनी सारी चीजें अलोकेशन जो किया था आपने और कितनी सारी चीजें परफॉर्म हुई, जो आउटकम क्या आया, तो उसको लेकर एक प्रीवियस एनुअल बजट को लेकर जो एक डेवलपमेंट कितना हुआ उसको लेकर एक बजट बनता है जिसको आउटकम बजट बोलते हैं। उसके बाद बुलेटिन होता है। बुलेटिन इज नथिंग बट एक टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है जिसको जो एग्जामाइन करने के लिए एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसको एग्जामाइन करने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्रीज डिमांड करते हैं डिबेट करने के लिए, एंड देन उसके बाद वोटिंग होता है। तो वो जो वोट होता है हाउसेस में, वो जो पूरा टाइम प्रोसेस होता है उसको बुलेटिन बोलते हैं। उसके बाद एक कट मोशन होता है। कट मोशन मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स दिया जाता है या गवर्नमेंट जो ग्राउंड मतलब जो भी ग्राउंड्स पर ग्रांट्स दे रहा है, पैसा डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होता है मतलब ग्रांट्स जो दिया जाता है उसमें रिडक्शन करना, ग्रांट को कम करना। एंड उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने बता दिया, कंटिजेंसी मैंने दिखा दिया, अनफोर्सिन यानी कि जो आपातकालीन स्थिति के लिए जो फंड रखा जाएगा, एंड पब्लिक अकाउंट का आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 266(1) के हिसाब से जो भी पब्लिक से जब गवर्नमेंट एज अ बैंकर रिएक्ट करेगा जहां पर वो पब्लिक से पैसा लेता है एंड देन वो इसको इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए जो पैसा लिया जाएगा वो होता है पब्लिक अकाउंट। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है मैंने। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी डाले हैं बजट के लिए, बजट से रिलेटेड आप देख लेना। इसी के साथ ये सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।